बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन किराम, इस वक्त इमरान खान ने खुली जंग का फैसला कर लिया है और एक ऐसी जंग जिसमें अब होश पर जोश गालिब आ रहा है और कुछ इस तरह के फैसले ज़ेरे गौर हैं जो कि इस सारे के सारे मामले को उल्टा कर बल्कि पलटा कर रख सकते हैं। कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो रात गए हमें मौसूल हो रही हैं और ये डेवलपमेंट्स और इनके हवाले से जो तफसीलात हैं, जो इनसाइड डिटेल्स हैं, वो तो आपके सामने रखनी है। लेकिन अब बर्खास्तगियों से लेकर गिरफ्तारियों तक का खदशा है। ये गिरफ्तारियां किसकी हैं और ये बर्खास्तगियां किसकी हो सकती हैं, चर्चा इस वक्त शुरू हो चुका है। और अब कौन कौन से ऑप्शंस इमरान खान के पास ज़ेरे गौर हैं, उन ऑप्शंस के फ़वाइद क्या हैं, उनके नुकसानात क्या हैं, इस वक्त डिस्कशंस क्या हो रही हैं, खान साहब को उनके कौन से मेरिट्स और डीमेरिट्स बताए जा रहे हैं, ये सारी तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। और साथ ही साथ कप्तान हटाओ मुहिम का असल सहूलतकार और असल किरदार और असल मास्टरमाइंड कौन था, अब खुलकर नाम लेने का आगाज़ हो चुका है और अब खुली बातें हो रही हैं। और अब ढके छुपे अल्फाज को पीछे छोड़कर इमरान खान की इस पूरी मुहिम के पीछे किन मुलाकातों का अमल दखल था, किन पैगामात का अमल दखल था, उस पर भी खुलकर बात हो रही है। बड़ी आम डिटेल्स हैं, लेकिन पहले मैं आपके सामने एक वाक़या ज़रूर रखना चाहूँगा, क्योंकि जो अमेरिका की फतह हुई है और हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान में रह रहे हैं और गालिबन अब अमरीकी सफ़ीर को पाकिस्तान में वाइस रॉय का दर्जा दे देना चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान बामुकाबला अमरीका का मैच हम पाकिस्तान के ही सुप्रीम कोर्ट में हार गए हैं। अगर किसी को लग रहा है ना कि इमरान खान हारा है, किसी को लग रहा है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी है, तो ये उसकी खाम ख्याली है। नाज़रीन इकराम, मोहम्मद करीम मिस्र का हुक्मरान था और अचानक उसके मुल्क मिस्र पर फ्रांस ने हमला कर दिया। फ्रांस का रहनुमा उस वक्त नेपोलियन था और उसने मिस्र पर धावा बोला। मोहम्मद करीम अपनी कौम के लिए लड़ा, आखिरी दम तक लड़ा, बड़ी बहादुरी से लड़ा, लेकिन जारी बात है एक बड़ी फ़ौज से मुकाबला था तो मोहम्मद करीम ये जंग हार गया। उसके बाद जब उसे जंजीरों में कैद करके बेड़ियों में नेपोलियन के सामने लाया गया तो नेपोलियन ने उसे कहा कि तुमने मेरे बहुत से फौजियों को मारा है, लेकिन तुम जिस बहादुरी से अपनी कौम के लिए लड़े हो उसकी मिसाल नहीं मिलती। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, लेकिन तुमने मेरे जितनी फौजी मारे हैं तुम उनका फिदिया दे दो, तुम उनकी जो कीमत है, उनका खून बहा है, वो अदा कर दो। मोहम्मद करीम को लगा कि उसने अपने मुल्क की खातिर जान मार दी, बड़ी ताकत से लड़ गया, बड़ी ताकत से भिड़ गया। तो उसके बाद उसी तरह बेड़ियों में उसे उसके मुल्क के सारे बड़े ताजरों, बड़े बाजारों में ले जाया गया। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी कि इसके तो इक़्तिदार का सूरज जो है वो गरूब हो चुका है। खाली हाथ मोहम्मद करीम को वापस नेपोलियन बोनापार्ट के दरबार में पेश किया गया। तो उस वक्त उसने तारीख़ी अल्फाज कहे। उसने कहा कि अब मैं तुम्हें इसलिए सज़ाए मौत नहीं दे रहा कि तुम मेरे फ़ौजियों को मारने के मुर्तकिब हुए हो, मैं तुम्हें इसलिए सज़ा नहीं दे रहा कि तुमने मेरी फ़ौज के ख़िलाफ़ जंग की है, तुमने सरेंडर क्यों नहीं किया, मैं तुम्हें इसलिए सज़ा दे रहा हूँ और तुम्हें इसलिए मौत की सज़ा मिल रही है, ये तारीख़ में लिखा जाएगा, क्योंकि मैं इस वक्त तुम्हारी इस बात पर गुस्से हूँ कि तुम एक बुज़दिल और तुम एक एहसान फरामोश कौम के लिए लड़ते रहे। नाज़रीन इकराम, आज इमरान खान की हालत भी वही हो चुकी है और आज जिस तरह से रियासत पाकिस्तान मिन हैसुल कौम, हम सब और हमारे रियासती इदारे, तमाम तर स्टेक होल्डर्स, सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम तर इदारे इमरान खान की ईमानदारी, इमरान खान की खुददारी और इमरान खान की आज़ाद खारजा पॉलिसी का बोझ नहीं उठा सके, हमें ये बात माननी होगी। अब नाज़रीन इकराम, ज़रा आगे बढ़ते हैं और कुछ टेक्निकल बातें डिस्कस कर लेते हैं कि इस वक्त खान साहब ने एक अहम इजलास भी बुलाया। खान साहब ने कहा है कि कल मैं अपनी कौम से मुखातिब भी हूँगा, कल काबीना का इजलास भी है, सियासी पार्टी का इजलास भी है, काबीना वापस बहाल हो चुकी है। तो अब इमरान खान क्या कर सकते हैं?
इमरान खान के रात गए अभी इजलास चल रहे हैं। मेरी कुछ देर पहले ही पीटीआई की कुछ लोगों से, अहम तरीन लोगों से बातचीत हुई, तो बड़े मामलात जो हैं वो इस वक्त ज़ेर बहस हैं और उनके मेरिट्स और डी मेरिट्स डिस्कस हो रहे हैं। और ये जो असम्बलियों से इस्तीफ़े वाला सरप्राइज़ है, उसमें एक कानूनी पहलू आया है जिसकी वजह से खान साहब को इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए। मैं वो भी आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो ऑप्शन बड़ा सादा है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसे फेस किया जाए हफ्ते के रोज़ 10:30 बजे पार्लियामेंट में। और खान साहब ये नहीं करेंगे, क्योंकि अगर करना होता तो खान साहब 3 अप्रैल को कर लेते। अब मामला इस नहज पर क्यों लाना था। दूसरा ये है कि इमरान खान रिज़ाइन कर दें और अपोजिशन को इजाज़त दें, अलाउ करें कि वो अपनी गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म कर लें। इमरान खान इस ऑप्शन पर भी नहीं आ रहे। तीसरा नाज़रीन कराम एक और ऑप्शन है और वो है सुप्रीम कोर्ट में अपील का, कि वो इस वर्डिक्ट के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल फर्स्ट टाइम अपील दायर कर दें। इस पर भी बात हो रही है कानूनी टीम से। तमाम तर ऑप्शंस को एक्सरसाइज मैं समझता हूँ अब खान साहब को करना चाहिए। फैसला खान साहब के हक़ में नहीं आना, ये लिखवा लें, लेकिन एक दफ़ा सबको एक्सपोज करते जाएं इस प्रोसेस में। एक्सपोज ऑल द स्टेक होल्डर्स इन दिस प्रोसेस, ताकि कल को जब तारीख लिखी जाए तो बड़ा वाज़ेह हो जाए कि कौन कहाँ पर खड़ा था। ये खुद मुख्तारी की जंग में कौन कहाँ था, सबके चेहरों से नकाब उतरे। इसके साथ ही साथ एक ऑप्शन ये है कि तमाम तर जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो कि नेशनल असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान हैं, वो रिज़ाइन कर दें और एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इस वक्त क्रिएट हो जाए इनके लिए। अब इस मामले पर क्यों इस वक्त बात हो रही है, इस पर कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। क्या कोरम इसमें कायम रह सकेगा? तो मैं आपको ये बता दूं कि कोरम जो होता है वो 1/4 ऑफ द असम्बली है और गवर्नमेंट जो है वो 172 अरकान के साथ चल सकती है। अपोजिशन के पास इस वक्त 199 या 200 अरकान है। तो इसलिए अगर इमरान खान साहब इस्तीफ़ा देते हैं तो उसका नतीजा क्या होगा? हुकूमत शहबाज शरीफ फिर भी बनाएगा, लेकिन मसला ये बनेगा कि ये सारे के सारे मिलकर किसी छोटी सी जमात को कहेंगे कि आप अपोजिशन में चले जाएं। सबसे कमज़ोर तरीन अपोजिशन होगी और ये चेयरमैन, नैब, निगरान हुकूमत और दीगर अहम तरीन तयनातियाँ उस वक्त के लीडर ऑफ अपोजिशन से मुशावरत से अपनी मर्ज़ी की कर लेंगे और फिर जो मामला होगा वो खान साहब के कंट्रोल में नहीं रहेगा। इसके साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली डिज़ोल्व कर सकते हैं, ऑल्दो पंजाब असम्बली डिज़ोल्व करना इनके हाथ में नहीं है। और पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ कि एक असम्बली के पहले इलेक्शन हो जाए फिर साल बाद सबके हों। तो ये भी एक नया क्राइसिस बिल्डअप हो सकता है। और इस सब में कुछ और भी चीज़ें हैं। पाकिस्तान के अंदर जो एमरजेंसी है उसके निफाज पर भी बात हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर इस वक्त क्या इमरजेंसी नाफिज कर सकता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको तारीख में 1993 का एक वाक़या सुनाता हूँ, बड़ा दिलचस्प। चौधरी अल्ताफ़ हुसैन पंजाब के गवर्नर थे और उन्होंने पंजाब असम्बली तोड़ दी थी। अदालत आलिया ने पंजाब असम्बली को बहाल कर दिया, गवर्नर के इस इकदाम को कलअदम करार दे दिया। और चौधरी साहब जो हैं, चौधरी अल्ताफ़ हुसैन, इन्होंने एडवोकेट जनरल से पूछा कि क्या अदालत ने दोबारा असम्बली तोड़ने से मुझे मना किया है। एडवोकेट जनरल ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, अदालत ने तो बस आपका डिसीजन रिवर्स किया है। तो गवर्नर ने इसके 7 मिनट के अंदर अंदर फिर से असम्बलियाँ जो हैं वो डिज़ोल्व कर दी थी। ये आपकी तारीख में एक वाक़या मिलता है, लेकिन इस सब के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो बैकफायर हो सकती हैं। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो एक मामला उठाया गया नेशनल असम्बली में, सुप्रीम कोर्ट में, कि इस पर डिबेट क्यों नहीं हुई। आपने डायरेक्ट फैसला दे दिया जिसमें आपकी बदनीयती थी। तो क्या आप स्पीकर या डिप्टी स्पीकर डिबेट करवा कर इस मामले की तरफ जा सकते हैं? ये तमाम तर चीज़ें भी डिस्कस हो रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा इकदाम है वो ये है कि इमरान खान अभी भी वज़ीर आज़म है और इमरान खान अभी भी, आपको एक फ़िल्म याद होगी, भारतीय फ़िल्म थी जिसमें एक दिन के लिए वो चीफ मिनिस्टर बनता है और जब वो एंड पर उसके 11:30 बजते हैं तो वो वापस आता है और वो सारे करप्ट टोला जो है वो बैठा होता है। तो वो उन्हें कहते हैं कि अब तो तुम सीएम नहीं हो, वो सबको गिरफ्तार करवाता है। एंड पे जो चीफ मिनिस्टर होता है वो कहता है कि अब तो मैं इन सबको निकलवा लूँगा। वो कहता है निकलवाओगे तुम 5 मिनट बाद, मैं अभी भी सीएम हूँ, इसे भी पकड़ो और गिरफ्तार करो। एक ऑप्शन इमरान खान साहब के पास ये भी है कि गवर्नमेंट तमाम तर अपोजिशन लीडर्स को फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के मामले में अरेस्ट कर ले, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान के पास मुंतखब हुकूमत को गिराने की गैर मुल्की साजिश में अंदरूनी अनासर के मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद हैं। तो इसी आइन
اور اسی قانون جس کے تقدس کے اوپر یہ سب کچھ ہو گیا اس کے مطابق کارروائی شروع کریں تو 24 گھنٹے کے اندر اندر سازش میں ملوث عناصر کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی کر سکتے ہیں اور پھر پوری قوم کے سامنے آ سکتے ہیں۔ ظاہری بات ہے یہ سارے کے سارے آپشنز اس وقت انڈر کنسیڈریشن ہیں، یہ سارے آپشنز اس وقت ڈسکس ہو رہے ہیں، لیکن اس میں خان صاحب کو میرٹس اور ڈی میرٹس، جس طرح میں نے بتایا کہ استعفے دینے والا معاملہ اب بیک فائر ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں کورم بھی پورا ہوگا اور گورنمنٹ کو چلانے کے لیے 172 چاہیے، ان کے پاس 190 تک تو کم از کم سیدھے سیدھے لوگ ہوں گے۔ تو اس سب کے اندر اب یہ معاملہ جو ہے یہ پی ٹی آئی کے بغیر، اور obviously یہ ٹف ٹائم ضرور ہوگا لیکن ان دا لانگر رن کیونکہ الیکشن کمیشن کمپرومائز ہو چکا ہے، الیکشن کمیشن جو ہے وہ مکمل طور پر پوری قوم کے سامنے ہے کہ اس کا کردار کیا ہے۔ اس نے ابھی تو کہا ہے کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ خان صاحب 140 سیٹوں سے یا 100 سیٹوں سے استعفیٰ دیں، یہ دوڑ کے کیسے فوری انتخابات کرا لیتے ہیں، تو دیٹ از سم تھنگ وچ ول بیک فائر۔ تو یہ ایک چیز ہے جسے خان صاحب نے سمجھنا ہوگا۔ اب ناظرین کرام، بہت سی تنقید ہو رہی ہے اور یہی الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اس پوری کانسپریسی کے پیچھے پاکستان کا ایک انتہائی اہم ادارہ اور اس ادارے کے انتہائی اہم سربراہ ہیں جنہیں خان صاحب برخاست کر سکتے تھے، جنہیں خان صاحب سیک کر سکتے تھے۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں بات نہیں کرتے، جنرل قمر جاوید باجوہ اور پاکستان کی افواج کی جانب اس وقت انگلیاں اٹھ رہی ہیں، بہت سے صحافی کھل کر بات کر رہے ہیں اور جنرل فیض حمید کے حوالے سے ہو رہا ہے کہ انہیں کسی صورت آرمی چیف نہیں بننے دینا۔ یہ اس وقت اپوزیشن اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا مشترکہ ایجنڈا ہو سکتا ہے۔ اس پر بہت سے صحافی اور ایسے صحافی جو کہ پرو آرمی بھی کنسیڈر ہوتے ہیں، ایسے صحافی جو کہ پرو گورنمنٹ بھی کنسیڈر ہوتے ہیں، لیکن وہ اس سب میں ظاہری بات ہے جذبات بہت آئے ہیں، لوگ تو بات کر رہے ہیں لیکن کچھ صحافیوں کی طرف سے بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اور ایک نے یہ بھی کامنٹ کیا کہ اکتوبر تک شہباز شریف وزیر اعظم رہیں گے، اکتوبر میں وہ اسمبلی توڑ دیں گے، نگران سیٹ اپ نومبر کی تقرری نہیں کر پائے گا۔ یعنی ظاہری بات ہے نگران سیٹ اپ تو نومبر والے جو نئے چیف کا آنا ہے اس کی تقرری نہیں ہوگی، اگلی منتخب حکومت کے آنے تک موجودہ سیٹ اپ برقرار رہے گا۔ جب نئی حکومت آئے گی تو وہ ریٹائر ہوں گے جن کی وجہ سے بڑے بڑوں نے اپنی ساکھ تباہ و برباد کر دی ہے۔ یعنی کہ یہ کلیئر اشارہ ہے کہ اس طرح سے جنرل فیض حمید جو ہیں وہ اس وقت تک ریٹائر ہو چکے ہوں گے اور یہ اس وقت منصوبہ ہے۔ دیٹ از دا اونلی ریزن الیکشن کمیشن نے اکتوبر تک کی ڈیٹ دی۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے میرے بڑے قریبی لوگوں سے بات ہوئی ہے، خان صاحب ابھی بھی کنونسڈ نہیں ہیں کہ اس ساری کانسپریسی کے پیچھے پاکستان کی افواج ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ پچھلے دنوں میں جس طرح سے پاکستان کی افواج کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے اپوزیشن کے اس بیانیے کو ڈی جی ایس پی آر نے سامنے آ کے نہیں مانا۔ وہ جتنا مرضی کہتے رہے وہ ڈٹے رہے، اور ڈی جی ایس پی آر نے جو آفیشیل بیان دیا، ذرائع کو جائیں باہر میں، یہ سارے بیٹھے ہوئے ٹوکرا صحافی نیریٹو آپ کا خراب کرنے کے لیے، 5th جنریشن وار مسلط کرنے کے لیے، جو مجھے تو یہ پتا ہے کہ ڈی جی ایس پی آر نے آ کر سامنے کیا، انہوں نے کہا بھئی ہمارا موقف وہی ہے جو نیشنل جو سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کا اعلامیہ، اور اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ یہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت ہے۔ اب وفاقی کابینہ بحال ہو چکی ہے، وفاقی کابینہ میں آرٹیکل 6 کے تحت مقدمات کی منظوری ہو سکتی ہے۔ سنگین غداری ہے کسی بیرونی طاقت کے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر سسٹم کو ڈیریل کرنا، جمہوریت کو ڈیریل کرنا اور ریاست پاکستان کو ایک طرح سے ایک غیر ملک کے قدموں میں رکھ دینا۔ تو یہ بھی ایک آپشن ہے، لیکن اس میں بھی بہت محتاط طریقے سے چلنا ہوگا کہ کہیں غیر جمہوری قوتوں کو موقع نہ مل جائے اس سب میں کود پڑنے کا۔ اور جمہوریت کا جو سسٹم ہے، جو کہ ظاہری بات ہے عوام کی عدالت میں اگر خان صاحب اب جاتے ہیں، اپوزیشن کا کچھ نہیں بچنا، اور یہ سب کو اب پتہ چل چکا ہے۔ آج شہباز شریف کیوں عدالت میں اللہ کے واسطے دے رہا تھا کہ ہم تو اپنے گھر والوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، ہم عوام میں کیسے جائیں گے، اور حقیقت تو نکل آئی سپریم کورٹ کے سامنے منت ترلے کے ساتھ۔ تو یہ اس وقت تک کی ڈیولپمنٹس ہیں، اور میں یہی کہوں گا کہ ویورز کو بھی کہ ابھی بھی جو ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہے اس پر نہ ہی پی ٹی آئی جانا چاہ رہی ہے، نہ ہی خان صاحب جانا چاہ رہے ہیں، اور یہ ایک بڑی فائن لائن ہے۔ جیسے جنرل باجوہ کی امریکہ والی سٹیٹمنٹ کو بالکل ٹلٹ کیا گیا، اسے ٹوسٹ کیا گیا، تھوڑی سی سٹیٹمنٹ دکھا کے کہا گیا امریکہ کے سامنے لیٹ گئے۔ میں نے اس پہ تفصیلی دکھایا کہ امریکہ کی اتنی کلاس لی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جنرل باجوہ میں خان صاحب بول رہے ہیں اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ پہ۔ تو یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور جن میں ہوش سے بھی کام لینا ہوتا ہے، صرف جوش سے نہیں۔ تو یہ اس وقت تک کا معاملہ، انشاءاللہ آپ کو تازہ ترین ڈیولپمنٹ سے آگاہ کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔